स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर जो 505 नया पीडीएफ है 505 क्वेश्चंस का फर्स्ट ईयर और सभी एक साल यानी एक वर्षीय ट्रेड के लिए। तो आपका कोई भी ट्रेड हो, आप फर्स्ट ईयर में हो या आप 1 ईयर्स के किसी ट्रेड में हो, आप सभी के लिए इसी नए पैटर्न से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें हम लोग अभी तक 15 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 16 जो कि आपका मॉड्यूल होगा जो नया ऐड हुआ है एसेंशियल स्किल्स। आज ये मॉड्यूल हम लोग इसमें फिनिश कर लेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस पे आपको आईटीआई की सभी तरह की अपडेट्स, स्टडी, जॉब, सब तरह की वीडियोज रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे के 15 पार्ट आपने नहीं देखे तो सबसे पहला जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो नई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पूरी सीरीज है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जो कि आपके लिए रहेगा बोनस क्वेश्चन, जो प्रीवियस पार्ट से ही है। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये एरो आप देख रहे हैं ना, इसको आज हम लोग फिनिश कर लेंगे पूरा, ठीक है, 36 क्वेश्चन तक। एंड इसके पहले हम लोग ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर चुके जो कि सबसे बड़ा पार्ट था आपका। आज ये कंप्लीट होने के पास आपके पास सिर्फ जो क्वेश्चन बचेंगे ना, टोटल बचेंगे 90 क्वेश्चन। मीन्स 505 में से हम लोग अभी सिर्फ 90 क्वेश्चंस बचेंगे, बाकी हम लोगों ने फिनिश कर लिए 415 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिर्फ 90 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले पार्ट्स में हम कंप्लीट करवा देंगे, तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस इसेंशियल स्किल्स के होंगे। इसेंशियल स्किल के 11 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे एंड पूरा 36 तक करेंगे और लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इसको तैयार करते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। एंड पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, सिर्फ जो इंग्लिश लिटरेसी वाला पार्ट है वो छोड़कर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ बैड स्ट्रेस? इनमें से कौन खराब तनाव का संकेत है? 4 ऑप्शंस हैं आपके। खराब तनाव मतलब होता है जो आपको परेशानी में डाल सके, ठीक है। प्रिवेंट्स यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स, आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकेगा। अगर आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोक रहा है तो बैड स्ट्रेस ही है वो। मेक्स यू फील फिजिकली इल और इन पेन, आपको शारीरिक रूप से बीमार या दर्द का अनुभव कराएगा। मेक्स यू डाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म एट अ गिवन टास्क, आपको किसी भी काम को करने की क्षमता पर जो है संदेह पैदा करेगा, बैड स्ट्रेस अगर है तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें बैड स्ट्रेस के केस में सही हैं। अगर ऐसे तीनों साइन हैं तो फिर ये आप बैड स्ट्रेस लेकर चल रहे हो, खराब तनाव की स्थिति में आप हो। अगला क्वेश्चन है 13, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर? तनाव को रोकने या कम करने वाली गतिविधि को स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ठीक है। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पर चले जाना। लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे काफ़ी घंटों तक, उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी? जब आप उससे पहले खुद का ध्यान हटा, वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे काफ़ी घंटों तक, उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी? जब आप उससे पहले खुद का ध्यान हटाइए, फिर उस गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पर चले जाना। लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे या थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पर चले जाना। लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे काफ़ी घंटों तक। या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पर चले जाना। लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे काफ़ी घंटों तक, उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी? जब आप उससे पहले खुद का ध्यान हटाइए, फिर उसके बारे में सोचिए। किसके बारे में? प्रॉब्लम के बारे में नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अगर ऑलवेज आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे तो आपके पास हर
विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर। तनाव को रोकने की एबिलिटी टू परफॉर्म एट अ गिवन टास्क, आपको किसी भी काम को करने की क्षमता डाल सके, ठीक है। प्रिवेंट्स यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स, आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकेगा। अगर आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोक रहा है तो बैड स्ट्रेस ही है वो। मेक्स यू फील फिजिकली इल और इन पेन, आपको शारीरिक रूप से बीमार या दर्द का अनुभव कराएगा। मेक्स यू डाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म एट अ गिवन, इस दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस इसेंशियल स्किल्स के होंगे। इसेंशियल स्किल के 11 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे एंड पूरा 36 में हम कंप्लीट करवा देंगे, तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस इसेंशियल स्किल्स के होंगे। इसेंशियल स्किल के 11 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे एंड पूरा 36 तक करेंगे और लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इसको तैयार करते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। एंड पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, सिर्फ जो इंग्लिश लिटरेसी वाला पार्ट है वो छोड़कर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ बैड स्ट्रेस, इनमें से कौन खराब तनाव का संकेत है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। खराब तनाव मतलब होता है जो आपको परेशानी में डाल सके, ठीक है। प्रिवेंट्स यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स, आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकेगा। अगर आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोक रहा है तो बैड स्ट्रेस ही है वो। मेक्स यू फील फिजिकली इल और इन पेन, आपको शारीरिक रूप से बीमार या दर्द का अनुभव कराएगा। मेक्स यू डाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म एट अ गिवन टास्क, आपको किसी भी काम को करने की क्षमता पर जो है संदेह पैदा करेगा, बैड स्ट्रेस अगर है तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें बैड स्ट्रेस के केस में सही हैं। अगर ऐसे तीनों साइन हैं तो फिर ये आप बैड स्ट्रेस लेकर चल रहे हो, खराब तनाव की स्थिति में आप हो। अगला क्वेश्चन है 13, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, तनाव को रोकने या कम करने वाली गतिविधि को स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है, ठीक है। स्पेंडिंग लॉन्ग करने वाली गतिविधि, एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, तनाव को रोकने या कम करने वाली गतिविधि को स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है, ठीक है। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पर चले जाना। लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए, तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचना, या गार्डनिंग यानी थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पर चले जाना। लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए, तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे काफ़ी घंटों तक, उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। कम करने वाली गतिविधि को स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है, ठीक है। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पर चले जाना। लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए, तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे काफ़ी घंटों तक, उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी? जब आप उससे पहले खुद का ध्यान हटाइए, फिर उसके बारे में सोचिए। किसके बारे में? प्रॉब्लम या गार्डनिंग यानी बागवानी। देखिए, तनाव को रोकने या कम करने के लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो ऑलरेडी यही तीनों हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे काफ़ी घंटों तक, उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी? जब आप उससे पहले खुद का ध्यान हटाइए, फिर उसके बारे में सोचिए। किसके बारे में? प्रॉब्लम के बारे में नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अगर ऑलवेज आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे तो आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहेंगे तो आपके पास हर सॉल्यूशन की कोई ना कोई प्रॉब्लम आप निकाल देंगे कि नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब होता है ध्यान एक्चुअल में, ठीक है, जिससे आपका ध्यान कहीं भटके ना। माइंडफुलनेस इन द सेंस ये होता है कि आपका माइंड हर चीज़ से जो है हट के एक जगह एकाग्र हो सकता है, इधर उधर नहीं भटकेगा। इट इज़ द टेक्निक ऑफ नॉट माइंडिंग एनीथिंग, या किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है। इट इज़ अबाउट शार्पनिंग योर ब्रेन, या आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है।
इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट इन अ मोमेंट, या एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। या इट इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल्स हु आर फुल ऑफ थाट्स, या उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो माइंडफुलनेस क्या है? जब आप, ठीक है, एक प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हों, उसी को हम कहते हैं माइंडफुलनेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप ये क्लास ले रहे हैं, अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास पे है, आप पूरे क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, आंसर्स को समझ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। एंड ऐसे केस में आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती किसी भी काम को करने की या पढ़ने की। अगला क्वेश्चन है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट स्ट्रेस, निम्नलिखित में से कौन तनाव के बारे में सही है। एग्जाम आ रहा है, आप लोग भी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होगी, आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, बस अभी भी एक हफ्ते का टाइम है आपके सीबीटी एग्जाम में, एंड आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आप लोग बहुत लकी हो, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाती कि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ते हो, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता कि आपको पता हो कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ABCD 4 ऑप्शंस हैं। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, यानी तनाव को मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस कैन नॉट बी डिक्रीज, तनाव को कम नहीं किया जा सकता। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऐसा मत सोचिएगा ऑल ऑफ द अबव है तो यही सही होगा, चलो लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या पूछ रहा है? तनाव के बारे में सही है, तो सही ये है कि स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार स्ट्रेस में आ गए तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विच ऑफ दीज इज एन इसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, इनमें से कौन समस्या समाधान प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है, इसेंशियल स्टेप है। टू फॉलो योर इंस्टिक्ट, यानी अपनी वृत्ति का पालन करना है आपको या करने के लिए। टू थिंक डीपली अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में गहराई से सोचने के लिए। टू गैदर एंड एनालाइज डेटा, डेटा इकट्ठा करें और विश्लेषण करें, ठीक है। टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू अ हायर अप, उच्च को, मतलब हायर अप मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको आप हायर अथॉरिटी या हायर किसी को रिपोर्ट करें। तो सही बात यह है, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहला इसेंशियल स्टेप ये होता है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस कमी से रिलेटेड, उस समस्या से रिलेटेड पहले आप क्या करें? डेटा गैदर करें, इकट्ठा करें, उसके बाद उन्हें एनालाइज करें, ठीक है, उसका विश्लेषण करें कि ये प्रॉब्लम क्यों है, तब आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं, उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं आप। अगला है 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओनली एक्सपर्ट्स कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। टू मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट एट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर हो जाएंगे। वी नीड टू परस्यू अ कोर्स टू इवन सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम, हमें एक छोटी साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की ज़रूरत होगी। या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी ही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या सुलझाने में आप उतने ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ दीज शुड बी कंसीडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। योर मूड, अपने मिजाज यानी मूड पे। द चॉइस ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों की पसंद पर। द रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी, आपके समुदाय के नियमों पर। या योर पर्सनल प्रायोरिटीज़, आपके व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। तो देखिए, आप कोई भी डिसीजन बना रहे हो, आप कोई भी कोर्स करने का डिसीजन बना रहे हो, कोई भी जॉब करने का डिसीजन बना रहे हो, तो हमेशा अपनी प्रायोरिटीज जो हैं, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं जो हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया करिए। कभी लोग क्या कहेंगे, हमारी कम्युनिटी क्या सोचेगी, उसका नियम भंग होगा, या दोस्त क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, यहाँ पे कम्युनिटी क्या सोचेगी, उसका नियम भंग होगा, या दोस्त क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, यहाँ पे कम्युनिटी क्या सोचेगी, उसका नियम भंग होगा, या दोस्त क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, यहाँ पे विच ऑफ दीज इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT, इनमें से SWOT का फुल फॉर्म क्या है। तो SWOT का फुल फॉर्म प्रीवियस पार्ट में भी कई बार डिस्कस हुआ है। इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम एनालिसिस टेक्निक आप इसको कह सकते हैं। SWOT होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ठीक है, जिसमें दो पेयर हैं आपके यूजफुल पेयर हैं, दो आपके जो हैं वो यूजफुल नहीं हैं। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी यूजफुल है, एंड कमजोरी और खतरा आपका यूजफुल पेयर नहीं कहा जाता है इसमें से।
राइट आंसर क्या हो गया? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगला क्वेश्चन है 20, इफ समवन इज इम्पल्सिव इट मीन्स दैट दे एक्ट ऑन इंस्टिक्ट विदाउट थिंकिंग वेल अबाउट देयर डिसीजंस। इम्पल्सिव डिसीजंस में लीड टू। यदि कोई इम्पल्सिव यानी क्या है? आवेगी है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसे आवेग आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वह अपने निर्णय के बारे में अच्छी तरह से सोचे बिना ही वृत्तियों पर काम करता है। ठीक है, आवेगी जो है वो कैसे निर्णय को जन्म दे सकते हैं? नो नेगोशिएशन डिसअपॉइंटमेंट, यानी वो कोई बातचीत नहीं करेंगे और निराशा ही हाथ लगेगी। वाइज नेगोशिएशन, बुद्धिमानी से वो बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। विन यानी जीत, या नन ऑफ द अबव। तो जो भी आवेगी प्रकृति का होगा, आवेगी होगा, वो हमेशा इस तरह के निर्णय लेगा जिसमें वो कोई बातचीत नहीं करेगा एंड आपके हाथ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21, डिसीजंस बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रायोरिटीज लीड टू। अगर आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर आप कोई डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो किस ओर ले जाएंगे? नो नेगोशिएशन यानी कोई बातचीत नहीं होगी उसमें। वाइज नेगोशिएशन यानी बुद्धिमानी से आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं, यहाँ बातचीत नेगोशिएशन को मत समझिएगा। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगी प्रायोरिटीज लीड टू वाइज नेगोशिएशन। अगर आप डिसीजन अपनी पर्सनल प्रायोरिटी के बेस पे लेंगे तो आप एक बुद्धिमानी की तरह से डिसीजन ले पाएंगे, नेगोशिएट कर पाएंगे प्रॉब्लम से या चीज़ों से। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। स्पेस विशिष्ट गतिविधियों के बीच अपने समय को विभाजित करने के तरीके को व्यवस्थित करने और योजना बनाने की प्रक्रिया है। टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट यानी धन प्रबंधन, या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या है आपका? इसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपके पास टाइम तो लिमिटेड सभी के पास क्या है? 24 आवर्स है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि ये 24 आवर्स आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को इसके बीच में आप डिवाइड करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपके पास टाइम तो लिमिटेड सभी के पास क्या है? 24 आवर्स है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि ये 24 आवर्स आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को इसके बीच में आप डिवाइड करते हैं। सोने जागने से लेके बीच में जितना टाइम है, टाइम सबके पास फिक्स है। कुछ कुछ उसी टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके अच्छे से स्टडी करके आगे बढ़ जाते हैं एंड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को इसके बीच में आप डिवाइड करते हैं। सोने जागने से लेके बीच में जितना टाइम है, टाइम सबके पास फिक्स है। कुछ कुछ उसी टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके अच्छे से स्टडी करके आगे बढ़ जाते हैं एंड कुछ लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आपका भी एग्जाम अभी एक ही हफ्ता बचा है। अब आपको प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना होगा। डेली बेसिस पे आपको कम से कम मॉक टेस्ट देने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन उसमें कवर करिए। ठीक है, 2-4 मॉक टेस्ट दीजिए, वीडियोज़ देखिए, बुक से पढ़िए, जिससे आपकी नॉलेज अच्छी ग्रो हो जाए। अगला क्वेश्चन है 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, इट विल हेल्प टू गेट मोर डन इन लेस टाइम इवन व्हेन देयर इज टाइम कॉन्स्ट्रेंट। समय की कमी होने पर भी कम समय में अधिक काम करने में आपको मदद मिलेगी। गुड टाइम मैनेजमेंट इनेबल्स यू टू वर्क स्मार्टर। अच्छा समय प्रबंधन आपको बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है। यू विल बी एबल टू मीट डेडलाइंस एंड डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज। आप समय सीमा को पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद या सेवाएं देने में सक्षम होंगे अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। तो यहाँ पे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, तो यानी ऑल ऑफ द अबव आपका सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 24, द पोमोडोरो टेक्निक। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था पोमोडोरो टेक्निक, जो कि बहुत ही यूजफुल टेक्निक होती है। इज अ सिस्टम दैट इनकरेजेस पीपल टू वर्क विद द टाइम दे हैव। सो व्हाट इज़ पोमोडोरो टेक्निक यूज्ड फॉर? पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी तकनीक या प्रणाली है जो लोगों को उनके पास समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? कटिंग टोमेटोज यानी टमाटर काटना। एक्चुअली पोमोडोरो इटालियन वर्ड है, उसमें इसका मतलब होता है टमाटर, टमाटर यानी टोमेटो। मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन वन टास्क फॉर लॉन्गर। समय का प्रबंधन और एक काम पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए है। मेक अस बिल्ड अ हैबिट, हमें एक आदत बना देगी इससे। ठीक है, टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। तो देखिए ये टेक्निक है आपका आपके समय प्रबंधन की, जिससे आप एक काम पे ज़्यादा टाइम तक ध्यान केंद्रित कर सकें। बेसिकली टेक्निक में क्या है, हम फिर से डिस्कस करते हैं। इस टेक्निक में आपको कोई भी काम करना, उसे आपको 4 पार्ट में बांट लेना चाहिए। ठीक है, आपको मान लीजिए पढ़ाई करनी है, एग्जाम्पल लेते हैं, आप 25 मिनट पढ़ेंगे,
30-30 मिनट का आप पार्ट बांटेंगे, ठीक है। एंड आप 5 मिनट रेस्ट लेंगे, 25 5 30 हुआ। फिर से आप 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर से आप 5 मिनट रेस्ट लेंगे, फिर से 25 पढ़ेंगे, 5 का रेस्ट लेंगे, फिर 25 पढ़ेंगे। जैसे आपने 25 25 25 4 सेगमेंट आपने पूरा किया, अब आप एक लंबा रेस्ट ले लेंगे 20 से 25 मिनट का, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप 5-5 मिनट का रेस्ट बीच में लेके कोई काम को करते हैं तो आप उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाते हैं एक साथ, आप बोर भी नहीं होते क्योंकि आपने बीच में ब्रेक ले लिया और आपका ध्यान भी उस पर केंद्रित रहता है, ठीक है। यही है पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट। आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं। बीच में ब्रेक ले लिया और आपका ध्यान भी उस पर केंद्रित रहता है, ठीक है। यही है पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली। बांटेंगे, ठीक है। एंड आप 5 मिनट रेस्ट लेंगे, 25 5 30 हुआ। फिर से आप 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर से आप 5 मिनट रेस्ट लेंगे, फिर से 25 पढ़ेंगे, 5 का रेस्ट लेंगे, फिर 25 पढ़ेंगे। जैसे आपने 25 25 25 4 सेगमेंट आपने पूरा किया, अब आप एक लंबा रेस्ट ले लेंगे 20 से 25 मिनट का, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप 5-5 मिनट का रेस्ट बीच में लेके कोई काम को करते हैं तो आप उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाते हैं एक साथ, आप बोर भी नहीं होते 20 से 25 मिनट का, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप 5-5 मिनट का रेस्ट बीच में लेके कोई काम को करते हैं तो आप उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाते हैं एक साथ, आप बोर भी नहीं होते क्योंकि आपने बीच में ब्रेक ले लिया और आपका ध्यान भी उस पर केंद्रित रहता है, ठीक है। यही है पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट। आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं, 10 14 21 या 7। तो कोई भी आदत बनाने में आपको टोटल 21 डेज लगते हैं। अगर आप 21 दिन तक कोई भी काम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखिए एक कहावत कही गई है ना कि आपका जब मन करता है ना, मन कि आज नहीं पढ़ेंगे, तो एक इसमें है कि आप मन को समझाइए एंड मन आपको अगर चला रहा है तो आप उसको चलाइए। आप बोलिए आज पढ़ लो, कल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप आज पूरे दिन पढ़ो, कल को मान लीजिए फिर मन कहेगा कि आपने बोला था पढ़ाई हो गई आज नहीं पढ़ेंगे, तो उसको फिर से कहो कि आज और पढ़ लो, कल से नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से अगर आप 21 दिन अपनी कोई भी एक हैबिट बना लेते हो, चाहे जिस तरह के काम की हो, 21 दिन आप मन को बेवकूफ़ बना दो, मन के अकॉर्डिंग मत चलो, आप देखो आपकी वो हैबिट बन जाएगी, आप आसानी से पढ़ने लगोगे एंड मन भी आपका इधर उधर नहीं भागेगा। अगला क्वेश्चन है 26, स्पेस रिफर्स टू द प्रोसेसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेज वेल। हमारे संसाधनों को इधर नहीं भागेगा। अगला क्वेश्चन है 26, स्पेस रिफर्स टू द प्रोसेसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेज वेल। हमारे संसाधनों को अच्छी तरह से बजट बनाने, बचत करने, निवेश करने। रिफर्स टू द प्रोसेसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेज वेल। हमारे संसाधनों को अच्छी तरह से बजट बनाने, बचत करने, निवेश करने और खर्च करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। टू द प्रोसेसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेज वेल। हमारे संसाधनों को अच्छी तरह से बजट बनाने, बचत करने, निवेश करने और खर्च करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। मनी मैनेजमेंट यानी धन प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या है, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, क्या है ये सब कुछ है आपका मनी मैनेजमेंट यानी धन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिजायर्स इज। देखिए डिजायर यानी इच्छाओं का एक उदाहरण है। जो भी जैसे हम आप हैं, हम हैं, कोई भी हैं, सबकी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिक्वायरमेंट, एक होती है डिजायर, ठीक है। एक होती है आवश्यकता और एक होती है इच्छा। तो आवश्यकताएं तो सबकी पूरी होती हैं बट इच्छाएं सबकी नहीं पूरी होती है। आवश्यकता हमेशा छोटी होती है, जैसे बुक्स एंड पेन लगभग सबकी पूरी हो जाती है, ये डिजायर नहीं आवश्यकताएं हैं। मोबाइल रिचार्ज आज के टाइम पे एक रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता है। यूनिफॉर्म, ड्रेसेस, वर्दी सबको मिलती है। बट एन एक्सपेंसिव बाइक ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना इसके भी आपका काम चल सकता है। ये है आपकी इच्छा। इच्छाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा हाथ पैर चलाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। बाकी ज़रूरतें सभी की पूरी होती रहती हैं, ठीक है। तो एन एक्सपेंसिव बाइक यहाँ पे क्या है, ये है आपकी डिजायर यानी इच्छा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन स्पेंडिंग मनी लास्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो अंतिम प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए। आपकी वांट्स यानी आप जो चाहते हैं उसको, आपकी नीड्स यानी ज़रूरत को, आपकी डिजायर्स यानी आपके अरमानों को, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जब भी आप पैसा खर्च कर रहे हो सबसे पहले अपनी नीड्स पूरी करनी चाहिए, फिर आप कुछ चीज़ चाहते हैं जो ज़रूरी वांट्स उसको पूरा करना चाहिए, एंड सबसे लास्ट प्रायोरिटी आपको अपने डिजायर्स की देनी चाहिए, यानी आपकी जो अरमान है, आपकी ख्वाहिशें, उन्हें तब आपको लास्ट में प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप पहले से डिजायर पूरी करने पे लग जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आप अपनी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाएंगे, आप
सारे पैसे डिजायर पे ही खर्च कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29। द 3 स्टेजेज ऑफ मनी मैनेजमेंट आर सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड। धन प्रबंधन के 3 चरण हैं,